एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस हैंडआउट की सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं बेटा विस्तास पे। विस्तास जो हमारी सेकेंड बुक है इंग्लिश की, यानी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को हमें आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करना है। और उसी के स्टार्टिंग के जो दो चैप्टर्स है, यानी द थर्ड लेवल एंड सेकेंड वन इज द टाइगर किंग, इन दोनों चैप्टर्स को आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे और देखेंगे कि इससे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस के टाइप्स रहेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड साथ में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, वैसे ही हमें ध्यान में रखते हुए चलना है इस बात को कि इंग्लिश को हम बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं पढ़ सकते हैं बेटा, जिसमें हमें ये पता हो कि एक चैप्टर जो है वो इतने मार्क्स का ही आएगा। इंग्लिश को हमें बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो इस बात को, कभी भी ये चीज नहीं सोच सकते हो कि जो चैप्टर है आपका वो इतने मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है कि वो जो चैप्टर है वो ज्यादा मार्क्स का आ जाए, हो सकता है वो चैप्टर कम मार्क्स के लिए पूछ लिया जाए, हो सकता है किसी ईयर के अंदर वो चैप्टर आए ही ना। तो इसीलिए हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन गोल होता है, वो क्या होता है कि हमें फोकस रखना है किस चीज के ऊपर। हमारा जो फोकस है वो हमेशा इस चीज के ऊपर रहना चाहिए कि हमें जितने भी हमारे पास सिलेबस के अंदर टॉपिक्स प्रेजेंट है, और अगर वो टॉपिक एक बार भी अगर वो लास्ट 5 इयर्स के अंदर आया है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें करना ही करना है। ठीक है, तो जब अभी हम आगे क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर ईयर के अंदर पूछा गया है। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो 22 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हम करने वाले हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हमें 45 मिनट्स का जो टाइम है वो लगेगा और 60 मिनट्स लर्न करने के लिए चाहिए होंगे। वही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 36। ये पूरी विस्तास की बुक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको सॉल्व करने में लगभग 80 मिनट्स का समय चाहिए होगा और याद करने के लिए लगभग 95 मिनट्स का टाइम चाहिए होगा। वही लॉन्ग आंसर्स की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 17, सॉल्विंग टाइम है 70 मिनट्स और लर्निंग टाइम है 90 मिनट्स। 90 मिनट आप को चाहिए इसको याद करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 75 हमारे पास, और 195 मिनट्स में आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे और 245 मिनट्स के अंदर आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी, इस चैप्टर को हम आज की क्लास में करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आए हुए हैं एग्जाम के अंदर उन सबको हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। सबसे पहला जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट को रीड करते हैं और देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आने की संभावना काफी ज्यादा है। माई $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894, but I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. Although I have tried often enough. Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking every weekend. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चार्ली है बेटा, चार्ली बात कर रहा है किस चीज के बारे में? चार्ली यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, बात कर रहा है वो उसी टाइम पीरियड के बारे में कि देखो जरा, मैं जब थर्ड लेवल में जाने की सोच रहा था या जब मैं वहां पहुंचा तो कैसा सब कुछ था। वो बताता है कि हालांकि मुझे इसको चेंज करवाने के लिए पैसे को काफी नुकसान हुआ, पर ये नुकसान सही था क्योंकि उस समय में चीजें बहुत सस्ती होती थी। सिर्फ 13 सेंट्स के अंदर ही 1 डजन एग्स आ जाया करते थे 1894 में। ठीक है, जब लुइसा को ये सारी बात पता चलती है, लुइसा कौन है? लुइसा इज वाइफ ऑफ चार्ली, तो वो बहुत वरीड हो जाती है इस बात को लेकर और वो चाहती है कि आगे वो उस जगह को ना देखे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज चार्लीज इंडिफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ ओल्ड स्टाइल बिल्स एंड हिज फोकस ऑन द प्राइस ऑफ एग्स इन 1894 सजेस्ट अबाउट हिज view of the past. It suggests that Charlie saw the past as simpler. Charlie past को एकदम सिंपल तरीके से देखता था, पीसफुल तरीके से और मोर अफोर्डेबल तरीके से देखता था।
कंफर्ट को ज्यादा वैल्यू करता था वो ओवर द मॉनेटरी लॉस इन कन्वर्जन। मतलब देख रहे हो आपकी उसको मनी से फर्क नहीं पड़ रहा है कि अच्छा मेरे इतने पैसे वेस्ट हो गए, उसको इस बात से फर्क ही नहीं है। उसको केयर किस बात की है कि वो एक्सपीरियंस वो चाहता है, वो दोबारा से वो एक्सपीरियंस को देखना चाहता है कि वो देखे कि कैसा सब कुछ हुआ करता था उस समय में। Complete the sentence suitably. Charlie has been unsuccessful in finding the corridor to the third level despite, मतलब उसने बहुत बार कोशिश करी, repeatedly making many attempts to search for it, but वो कभी वहां पहुंच नहीं पाया। ठीक है, कभी भी वो वहां पे पहुंच नहीं पाया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द आयरनी इन लुइजा's reaction to Charlie's search for the third level in this extract? CBSE sample question paper 2026. The irony lies in the fact that Louisa discourages Charlie from looking the third level, but later she herself joins him in searching for it every weekend. तो पूछा गया है कि इस चैप्टर के अंदर आयरनी क्या है। तो आयरनी क्या है भाई, पहले लुइजा उसको मना करती है कि तुम ऐसे मत करो, फिर थर्ड लेवल के पीछे मत दौड़ो, बाद में वो खुद ही इस चीज में सपोर्ट करने लग जाती है, उसको कंपनी करती है, और साथ में ये लोग हर वीकेंड को ढूंढते हैं जाकर थर्ड लेवल को। द फ्रेज आई वेंट बैक टू माई स्टेम्स, ये जो फ्रेज है वो क्या बताता है, क्या सजेस्ट करता है? Finding comfort in a hobby that is familiar, choosing a new hobby to forget earlier pursuits, attempting to engage together in a new hobby, approaching a familiar hobby with enthusiasm. बताओ जरा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जब वो स्टैम्प कलेक्शन की तरफ जाता था, उसको देखता था, तो वो उसमें कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करता था। अगला एक्सट्रैक्ट फटाफट से रीड करेंगे। एक्सट्रैक्ट आपको पता है क्या है, एनसीईआरटी में दी गई लाइंस को ही उठा के यहाँ पे दे दिया जाता है। अब बार बार सारी लाइंस को पढ़ना हमारे लिए सही नहीं है, हमें बस एक बार इसको रीड कर लेना है, देख लेना है, उसके मेन आइडिया की बात कर लेंगे। तो आप एक बार रीड करें, फिर उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको सॉल्व करते हैं। तो अब ये बात क्या हो रही है, अब ये बात हो रही है जब वो बता रहा है कि वो जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ थर्ड लेवल में पहुंच गया तो वहां पे सब कुछ कैसे डिफरेंट था। बताता है कि अपने बारे में बता रहा है कि चार्ली जो कि 32 साल का एक आदमी है, उसने टैन कार्बेटाइन सूट जो है वो पहना हुआ है, स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है, फैंसी बैंड पहना हुआ है, और अ डजन मेन हु लुक जस्ट लाइक मी, कहता है यहाँ पे मेरे जैसे ही दिखने वाले और भी बहुत सारे लोग थे। लिस्ट एनी टू डिटेल्स अबाउट हाउ चार्ली वाज ड्रेस्ड अप, चार्ली ने कैसे कपड़े पहने थे ये बताना है। सीबीएसई 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। ही वाज वियरिंग अ टैन कार्बेटाइन सूट और स्ट्रॉ हैट और फैंसी बैंड इसने पहना हुआ था। चार्ली डिसाइडेड टू यूज द सबवे बिकॉज, चार्ली ने सबवे को यूज करने का डिसाइड क्यों किया, बताओ जरा। चार्ली ने क्यों डिसाइड किया सबवे को यूज करने का? क्योंकि वो क्विकर था, चीपर था, मोर फैशनेबल था, या सेफर था? तो उससे वो जल्दी पहुंच सकता था। ही वॉज ऑलरेडी लेट, वो ऑलरेडी घर के लिए लेट हो चुका था, इसलिए उससे गया वो। लैंडिंग एट द थर्ड लेवल वॉज ड्यू टू चार्लीज फ्लाइट ऑफ डैश। तो चार्ली कैसे वहां पहुंचा, थर्ड लेवल में कैसे पहुंचा, ये क्या था, ये चीज उसकी एक इमेजिनेशन थी। Which time frame is represented through the kind of outfit mentioned in the extract? जिस तरीके के कपड़े मेंशन करे गए हैं, इससे क्या पता चलता है आपको कि कौन से समय की बात हो रही है? ये बात हो रही है प्री वर्ल्ड वॉर एरा की, जब दुनिया में कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, बड़ी शांति थी, पीस थी, उस समय की ये बात हो रही है। अगला एक्सट्रैक्ट देखो क्या कह रहा है, सीबीएसई 2024 में पूछा गया है। अगला एक्सट्रैक्ट फटाफट से रीड करेंगे।
ठीक है, तो वो बता रहा है कि जैसे ही वो यहाँ पे जब पहुंच गया तो वो मेक श्योर करना चाहता था कि वो सच में किसी और टाइम पीरियड में आ चुका है। तो उसने क्या देखा कि एक आदमी है उसके जस्ट बगल में जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो जब उसने ध्यान से देखा तो वो न्यूज़पेपर था, उसका नाम था द वर्ल्ड, और द वर्ल्ड न्यूज़पेपर काफी सालों से पब्लिश होना बंद हो चुका है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो कि काफी पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके बारे में यहाँ पे न्यूज छपी हुई है। और जो टाइम मेंशन है, जो डेट मेंशन है वहां पे न्यूज़पेपर के ऊपर है, वो है 11 जून 1894। ठीक है, तो मैं फटाफट से टिकट विंडो की तरफ भागा थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, ताकि मैं 2 टिकट्स खरीद सकूं मेरे लिए और मेरी वाइफ लुइजा के लिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई है मैं चार्ली ने। Why does narrator resort to wishful daydreaming and want to travel back in time? क्यों नैरेटर दिन में सपने देखता रहता था और वो टाइम ट्रैवल करना चाहता था? ऐसा क्यों करता था नैरेटर? क्योंकि नैरेटर वापस से इस समय से बचना चाहता था, एस्केप करना चाहता था, क्योंकि आज के वर्ल्ड में बहुत स्ट्रेस वरीज प्रेजेंट थी, और एंड फाइंड सोलेस अ सिंपलर मोर पीसफुल टाइम। ठीक है, उसको लगता था कि भाई मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं एक पीसफुल टाइम में पहुंच जाऊंगा। 1894 का जो ईयर है इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे? सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज द डेट प्रिंटेड ऑन द फ्रंट पेज, ये जो डेट है, तारीख है, ये फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर के छापी गई थी, विच सजेस्ट द नैरेटर मे हैव ट्रेवल्ड बैक इन टाइम टू दिस ईयर। तो इससे क्या पता चलता है कि नैरेटर पक्का टाइम ट्रैवल करके आया होगा, टाइम ट्रैवल उसने किया होगा इस ईयर में। द वर्ल्ड द न्यूज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, व्हाट डू दे हिंट एट? तो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में जो यहाँ न्यूज छपी थी, इससे क्या पता चलता है? द नैरेटर यूज टू लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर, नैरेटर को न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता था, नैरेटर को फैंटेसीज थी पास्ट इवेंट्स के बारे में, या नैरेटर प्रेजेंट डे से एस्केप करना चाहता था, आज की दुनिया से बच के भागना चाहता था एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पे अभी तक कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है, या फिर नैरेटर की आदत थी चीजों को भूलने की? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताओ जरा। तो नैरेटर फैंटेसीज अबाउट द पास्ट इवेंट, तो अगर हम देखें तो बी ऑप्शन सही है। वैसे सी ऑप्शन भी सही हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी ही जगह पे जाना चाहता था जहां पे वॉर अभी तक ना हुई हो। गिव वन रीजंस व्हाई द राइटिंग स्टाइल ऑफ द एक्सट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल। कैसे पता चलता है कि ऑटोबायोग्राफिकल है? पूरा अकाउंट फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। आई वॉक्ड, आई टर्न्ड, आई सॉ, ये सारी चीजें करके लिखी हुई है। तो सच एज हिज डिस्कवरी ऑफ न्यूज़पेपर फ्रॉम 1894, इसी से ये जो स्टाइल थी इसकी वो ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल बन गई। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, द क्लर्क जो था उसने फिगर की तरफ ध्यान से देखा। ही ग्लांस एट माई फैंसी हैट, उसने मेरी फैंसी हैट बैंड को देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, उसने पैसे वैसे बताए और फिर मुझे बताया कि इतनी टिकट का पैसे जो है वो लगेंगे। बट फिर जब मैंने अपने पैसे देखे तो क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था और वो बोलता है कि ये वो पैसे नहीं है। ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो तुम ज्यादा दूर बच के नहीं भाग पाओगे। मतलब इसका था कि वो अभी पुलिस को बुला सकता है। ठीक है, इसीलिए फिर वहां से उसने बच के भागना सही समझा, तो चार्ली वहां से बच के निकल जाता है। तो व्हाई डिड चार्ली आस्क फॉर 2 टिकट्स, वन फॉर हिज वाइफ लुइजा एंड वन फॉर हिमसेल्फ? ठीक है, एक अपने लिए एक अपनी वाइफ के लिए। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन चार्ली ऑफर्ड मनी टू द बुकिंग क्लर्क, तो लेटर स्टेयर्ड एट द चार्ली बिकॉज द बुकिंग क्लर्क, जो बुकिंग क्लर्क था क्या लग रहा था उसको? थॉट इट वाजंट द मनी, डिड नॉट ट्रस्ट चार्ली, थॉट चार्ली वाज ट्राइंग टू टीज हिम, थॉट दैट चार्ली हैड गिवन हिम लेस मनी। तो क्या लगता है जो क्लर्क था उसको लगता है कि ये तो वो पैसे ही नहीं है जो देने हैं उसको। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स चार्ली इन दिस एक्सट्रैक्ट। वो कैसा था? चार्ली कैसा था बेटा? चीट था, गुलिबल था, अपॉर्चुनिस्ट था, या फिर एक एस्केपिस्ट था? तो एस्केपिस्ट था, वो बच के भागना चाहता था यहाँ से। इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, क्या क्या मतलब है कि दैट द बुकिंग क्लर्क थॉट कि चार्ली उसको चीट करने की कोशिश कर रहा है, ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, फेक मनी से पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो शॉर्ट आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं जरा हम। शॉर्ट आंसर जो है हमारा क्या कह रहा है? लुइजा बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट वाइफ। लुइजा एक परफेक्ट वाइफ की तरह बिहेव करती है। इस एविडेंस के बारे में आपको कैसे पता चलता है द थर्ड लेवल को जब आप पढ़ते हो? या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है कि जैक फिनी पोर्ट्रे करता है लुइजा को एक परफेक्ट वाइफ की तरह। तो ये कैसे पता चलता है? एविडेंस दे इसके सपोर्ट में कि चार्ली जो लुइजा थी वो एक बहुत सपोर्टिव वाइफ थी। लुइजा को एक परफेक्ट वाइफ की तरह पोर्ट्रे किया गया है बिकॉज शी इज केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत ध्यान रखती थी, उसका बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। व्हेन चार्ली टॉक्स अबाउट द थर्ड लेवल,
जब चार्ली थर्ड लेवल के बारे में बात करता है वो उसको बहुत ध्यान से सुनती है और उसको चुप नहीं कराती है। शी टेक्स केयर ऑफ हिम, वो उसका ध्यान रखने की कोशिश करती है और कोशिश करती है उसके अनयूजुअल थॉट्स में भी उसको सपोर्ट करे। Why was Charlie fascinated with गेल्सबर्ग? चार्ली का इतना मन क्यों करता था गेल्सबर्ग जाने का? चार्ली का इतना मन करता था गेल्सबर्ग जाने का क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग एक बहुत शांतिपूर्ण पीसफुल जगह थी, सिंपलर टाइम था जहाँ पे उसको पास की याद आती थी इसकी वजह से। व्हेन लाइफ वाज स्लोअर, जब जिंदगी बहुत स्लो थी, स्ट्रेसफुल नहीं थी, और he was drawn to the idea of escaping to that calm old fashioned world from the busy present। तो उसको लगता था कि वो प्रेजेंट डे से ना बच के भाग सकता है, और इस प्रेजेंट डे से बच के कहाँ भाग सकता है? पास्ट में जा सकता है, ओल्ड फैशन डेज में जा सकता है। My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. How can a hobby give one an escape from reality? CBSE 2024 में क्वेश्चन दिया गया है। हॉबी जैसे कि एक स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी उसकी थी, कैन ऑफर एन एस्केप, इससे भी इंसान बच के भागने की कोशिश करता है प्रेजेंट रियलिटी से। अलाउइंग अ पर्सन टू फोकस ऑन समथिंग एंजॉयबल, इसकी वजह से क्या होता है? इंसान कुछ ऐसी चीजों पे फोकस कर पाता है जो उसको एंजॉयबल लगती हैं, रिलैक्सिंग लगती हैं, और अपने माइंड को ना स्ट्रेस से दूर रखने की कोशिश करता है। व्हेन पीपल एंगेज इन हॉबीज, जब वो अपनी हॉबीज बनाते हैं लोग, तो दे फील काम एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम डेली वरीज, तो उनको अच्छा फील होता है, उनको लगता है कि वो डेली की परेशानियों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रख पा रहे हैं। Do you think that the third level was a medium of escape? Why? Why not? क्या आपको लगता है कि जो थर्ड लेवल चैप्टर था वो एक मीडियम ऑफ एस्केप था, प्रेजेंट डे रियलिटी से बच के भागने का रास्ता था? हाँ भाई, ऐसा ही था। चार्ली डिस्कवर करता है एक नया तरीका एज अ वे टू लीव हिज स्ट्रेसफुल प्रेजेंट वर्ल्ड, और वो ट्रैवल करने की कोशिश करता है सिंपलर और पीसफुल टाइम में गेल्सबर्ग के, जिससे वो अपनी सारी परेशानियों को, वरीज को फॉरगेट कर दे, भूल जाए, एंड फाइंड कंफर्ट इन अ नॉस्टैल्जिक इमेजिन्ड वर्ल्ड। ठीक है, और एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाए जहां पे सब कुछ बहुत कंफर्टेबल है। What role does Sam's letter play in the story? Sam, चार्ली का दोस्त एंड साइकोलॉजिस्ट, वो क्या रोल प्ले करता है स्टोरी के अंदर? तो सैम का लेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चार्ली के बिलीफ को दिखाता है दैट द थर्ड लेवल इज रियल, कि थर्ड लेवल जो थी वो रियलिटी में काफी इंपॉर्टेंट है। इन द लेटर सैम एक्सप्लेन करता है हाउ ही हैज फाउंड अ वे इन टू लिव इन द पास्ट, कि कैसे उसने एक तरीका निकाल लिया है पास्ट में जीने का, शोइंग दैट द थर्ड लेवल ऑफर्स एन एस्केप फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, कि मॉडर्न लाइफ के जो प्रेशर्स है उससे वो दूर हो पा रहा है। इन द स्टोरी द थर्ड लेवल, रियलिटी एंड फैंटेसी आर इंटरवोवन, जस्टिफाई, दोनों चीजें जो है वो इंटरवोव करी गई हैं। तो इन द स्टोरी थर्ड लेवल, रियलिटी और फैंटेसी को मिक्स किया गया है किस तरीके से कि बहुत मुश्किल हो गया है ये बताना कि ये जो पूरी कहानी थी, इंसिडेंट था, क्या वो सच था, क्या वो गलत था। प्रोटैगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर है हमारी कहानी का, चार्ली, वो बड़ा मिस्टीरियस सा लगता है। वो एक थर्ड लेवल ढूंढ लेता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जो कि उसको 1890s के टाइम में वापस लेके जा सकती है। ऑल्दो चार्ली बिलीव्स इट इज अ रियल प्लेस, चार्ली के अकॉर्डिंग तो ये रियल जगह थी, बट इंक्लूडिंग हिज वाइफ थिंक्स इट इज हिज जस्ट इमेजिनेशन, उसकी वाइफ को और बाकी लोगों को यही लगता था कि ये सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है। द आइडिया ऑफ टाइम ट्रेवल एंड मिस्ट्रीज, जितना भी एक टाइम ट्रैवल का आइडिया था, मिस्टीरियस प्लेटफॉर्म, ब्लर द लाइन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी, इसकी वजह से जो इसके बीच का गैप है ना वो पता लगाना बड़ा मुश्किल बन गया है कि ये रियल था इंसिडेंट या फिर इसकी कोई फैंटेसी थी। चार्ली बिलीव्स इन द थर्ड लेवल इज सो स्ट्रॉन्ग, उसका जो बिलीव था इसमें थर्ड लेवल में वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो खुद से ही कन्विंस हो चुका था कि ये जगह रियल है। इवन व्हेन अदर्स डाउटेड, जब दूसरे लोग इस पे शक भी करते थे तो भी इसको लगता था कि नहीं भाई ये जगह बिल्कुल सच में एग्जिस्ट करती है। ये जो कॉम्बिनेशन था रियलिटी और फैंटेसी का, इसकी वजह से जो रीडर्स हैं, हम लोग जो है वो एकदम सोच में पड़े रह जाते हैं। ओपन एंडेड स्टोरी की तरह चलती है ये, और हम लोग सोच में रह जाते हैं कि क्या हुआ क्या एक्चुअल में। डिस्क्राइब ब्रीफली द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल जो था इसको आपको सही से डिस्क्राइब करना है। सीबीएसई 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ डिड इट डिफर फ्रॉम द सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल से कैसे अलग था ये? तो ये थर्ड लेवल एक मिस्टीरियस हिडन प्लेटफॉर्म था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर, जिसको किसी ने नहीं आज तक, सिर्फ चार्ली ने ही डिस्कवर किया था व्हाइल ट्राइंग टू कैच अ ट्रेन, जब वो एक ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये कोई स्टेशन मैप में नहीं था, ठीक है, ये जो जगह थी वो कोई मैप में नहीं थी चार्ली को, बट ऐसा लगता था कि यहाँ से वो 1894 के टाइम पीरियड में बैक जा सकता है, वापस जा सकता है। और द लेवल इज वेरी डिफरेंट, उसको लगता था ये जो जगह है वो सेकेंड लेवल से बहुत अलग है, ठीक है, जो कि सेकेंड लेवल काफी बिजी है, नॉर्मल है, वहां पे ट्रेन चलती हैं, तो उसकी तरह नहीं है। सेकेंड लेवल इज इजी टू फाइंड, सेकेंड लेवल पे तो हर कोई जाता है, पर थर्ड लेवल हिडन है,
बहुत शांति भरी हुई है, ओल्ड फैशन है। चार्ली डिस्क्राइब करता है थर्ड लेवल को एज बीइंग फुल ऑफ पीपल फ्रॉम द पास्ट। वो कहता है पास्ट के सारे लोग यहाँ भरे हुए थे। उन्होंने ओल्ड फैशन क्लोथ्स पहने हुए थे, सराउंडेड बाय शॉप्स, चारों तरफ दुकानें थी, वो चीजें सामान वगैरह बेचते थे। तो द थर्ड लेवल सीम्स लाइक अ फैंटेसी वर्ल्ड, फैंटेसी वर्ल्ड की तरह लगती थी, बिजी और मॉडर्न सेकेंड लेवल की तरह नहीं लगती थी। ओके, अब आगे बात करते हैं जरा द टाइगर किंग की। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसको रीड कर लें। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the sea. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger lodged its satyagrah and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. तो सीबीएसई 2025 में ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये पूछा गया है। तो बात क्या हो रही है इसमें से उस समय की बात हो रही है जब दीवान जबरदस्ती यहाँ पे एक टाइगर को लेकर आता है जो बहुत ओल्ड है, इल है, बीमार है, उसको खींच के लेके आता है, गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी से फिर उस जंगल में छोड़ने के लिए लेके जाता है जहाँ पे राजा जो था वो हंट कर रहा था। Okay, on the following day, the same tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? It was the boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. तो बताया कि कैसे उसने महाराजा ने यहाँ पे जैसे ही वो पहुंचता है टाइगर लेके, महाराजा ने उसको शूट कर दिया और उसके बाद फिर जो महाराजा थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। How did the Diwan manage to take the tiger to the forest? दीवान कैसे फॉरेस्ट तक टाइगर को लेकर जाता है? सारे ऑप्शंस को रीड करें, उसके बाद मुझे आंसर करें। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीवान पुश द टाइगर इनटू द कार एंड ड्रोव टू द फॉरेस्ट। वो उसको फॉरेस्ट तक लेकर जाता है कार के अंदर बिठाने के बाद। द एटीट्यूड ऑफ दीवान इन द अबव एक्सट्रैक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कैसा एटीट्यूड था उसका? मी कैन सर्वाइव। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट ऐसी बतानी है आपको या फिर एक ऐसा एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट के अंदर से जो ह्यूमरस राइटिंग स्टाइल को दिखाता है ऑथर की, कि टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह। टाइगर सत्याग्रह कर सकता है क्या? है ना, नहीं कर सकता ना, तो फिर यहाँ पे ये ह्यूमरस लाइन की तरह है। बाउंडलेस जॉय ऑफ द महाराजा, ऐसा क्यों था? एक रीजन बताना है। तो बाउंडलेस जॉय क्यों था महाराजा को? कि ही वाज फाइनली एबल टू शूट द टाइगर, ही हैड बीन ईगर टू किल। वो कब से चाह रहे थे कि वो इस टाइगर को मार दे और फाइनली वो इस टाइगर को मार पाए। तो इससे उनकी पावर का, उनके डिजायर का, उनकी इच्छा का पता चलता है। अगला जो एक्सट्रैक्ट है सीबीएसई 2024 में पूछा गया है, जल्दी से रीड कर लेंगे फिर इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhapuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. The Maharaja vowed he would attend to all the other matters only after killing the 100th tiger. Initially, the tiger seemed well set to realize his ambition. तो ये बात हो रही है तब की जब
जिस समय में सेलिब्रेशन चल रहा था कि जितने भी टाइगर्स है प्रतिबंधपुरम में, उन सबको अब बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए और इस बात को समझ जाना चाहिए कि टाइगर हंटिंग जो है वो स्टेट के अंदर बैन कर दी गई है और सिर्फ महाराजा ही टाइगर हंटिंग कर सकते हैं। तो एक प्रोक्लेमेशन, एक जो ऑर्डर था वो जारी किया गया जिसमें बोला गया कि अगर गलती से भी किसी ने ना डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, गलती से भी किसी ने एक पत्थर मारने की भी कोशिश करी टाइगर को, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वेल्थ सब जब्त कर ली जाएगी, कॉन्फेसिकेट कर ली जाएगी और महाराजा किसी भी मैटर को बाद में ही डील करेंगे आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। तो ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। तो ये क्या दिखाता है कि टाइगर किंग कैसा था? सेल्फिशनेस, काइंडनेस, डिटर्मिनेशन, करेज। तो बड़ा डिटर्मिन्ड था, ठीक है, बी। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers. The above statement is ironical in the sense, मतलब ये बोल दिया गया कि उस दिन से जब ये बोला गया, ये प्रोक्लेमेशन जारी करी गई कि अब से कोई भी टाइगर्स को नहीं मारेगा, टाइगर हंटिंग बैन कर दी गई, तो सारे टाइगर्स के खुश होने का समय आ गया। तो ये चीज आयरॉनिकल कैसे है? क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट में ही क्या बोल दिया टाइगर किंग ने कि कोई भी नहीं मार सकता टाइगर, सिर्फ और सिर्फ जो टाइगर किंग है यानी जो महाराजा है वही मार सकते हैं टाइगर को। तो टाइगर सेलिब्रेट कर रहे थे इस बात पे कि भाई हंटिंग नहीं होनी है, बट ही वाज आल्सो डिटरमिन्ड टू किल 100 टाइगर्स, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है यहाँ पे टाइगर्स के सेलिब्रेशन को। If anyone dare to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. ये जो राजा का ट्रेट है, कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक है जो दिखता है हमें इस लाइन से, तो ये पता चलता है कि राजा का रूल कितना ज्यादा अथॉरिटेरियन था, अपनी चलाता था वो बस, दैट ही वाज विलिंग टू यूज एक्सट्रीम मेजर्स, वो हद से ज्यादा ये सारी चीजों को यूज करने की कोशिश करता था, मेजर्स को यूज करने की कोशिश करता था अपने इंटरेस्ट के लिए, उसको प्रजा से फर्क नहीं पड़ता था। ट्रू और फॉल्स, गलत है या सही है स्टेटमेंट, ये बतानी है। द किंग्स एम्बिशन इज टू सेव पीपल फ्रॉम द टाइगर्स, नहीं, वो जनता को थोड़ी बताना चाहता था, वो तो चाहता था कि वो सारे टाइगर्स को मारे। अगला एक्सट्रैक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 से 2024 में पूछा गया है, जल्दी से इस एक्सट्रैक्ट को रीड कर लेते हैं और फिर हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। Okay. In other words, the Tiger King is dead. The manner of his death is a mystery of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. The more fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. तो ये जिस टाइम पे प्रेडिक्शन चल रही थी उस समय की बात हो रही है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all. And yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet his death. तो उस समय की बात हो रही है जिस समय प्रिडिक्शन करी गई थी कि जो बच्चा है वो बुल आर के अंदर पैदा हुआ है और बुल और टाइगर्स आर एनिमी, बुल और टाइगर आपस में दुश्मन होते हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, जो टाइगर किंग की डेथ है वो जरूर हो जाएगी और वो किसकी वजह से होगी, वो टाइगर की वजह से होगी। ठीक है, तो ये एस्ट्रोलॉजर्स बताने वहां पे आए थे। तो ऑथर का जो पर्पस है वो क्या है भाई, इन यूजिंग फोर शैडोइंग टू इट्स, वो सस्पेंस क्रिएट कर रहा है टाइगर की किस्मत के बारे में। तो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वो कैसी फीलिंग यहाँ पे उनकी दिखाई गई है, बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। क्या चीज बताई जा रही है हमें इसके अकॉर्डिंग, अनईजीनेस दिखाई जा रही है कि वो नहीं बताना चाहते थे बट उनको बतानी पड़ी। कौन सा ट्रेड यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स का दिखाया गया है, जब वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस जैसी बातें लिखी गई, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने दिखाया कि जो टाइगर किंग है वो एक्चुअली में बहुत हीरोइक नेचर का होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, हाउ इज द लाइन द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये कॉन्ट्रास्ट कैसे है, तो ये बताया गया है बिकॉज इट सेट्स अप द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ ग्रैंड एंड हीरोइक डेथ फॉर द टाइगर किंग, बट हिज एक्चुअल डेथ इज अनएक्सपेक्टेड, उसकी जो डेथ है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, आयरॉनिक है, कॉन्ट्रास्टिंग है, हिज लार्जर देन लाइफ पर्सोना। आगे देखते हैं जरा, अगला जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 2024 में कंपार्टमेंट वाला जो एग्जाम था उसमें पूछा गया, तो इफ एग्जामिनर ट्राइज टू गो ऑन अ सॉफ्टर साइड
और अगर एग्जामिनर कोशिश करता है कि हम थोड़ा इजी वन क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करेंगे तो इस तरीके का एक्सट्रैक्ट भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। Okay, at midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Maharaja, what do you command of me? It was with boundless joy that Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. तो वही वाला स्टैंजा है जो अभी हमने आगे पहले भी देखा था, बट क्वेश्चंस बदल लिए गए हैं इसके अंदर के। द रीजन फॉर दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ की वो किस तरीके से यहाँ पे क्यों लेकर आए थे, कारण क्या था, ताकि उसको महाराजा हंट कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइगर के एक्शन का क्या पता चल रहा है जब ऑथर ने बोला कि टाइगर ने सत्याग्रह कर दिया। इसका मतलब क्या है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा? कि he refused to comply with the दीवान wanted, जो दीवान चाह रहा था वो ऐसा वो करने को तैयार नहीं था टाइगर, यानी वो गाड़ी से उतर ही नहीं रहा था। What is the role of the दीवान? दीवान ने क्या रोल प्ले किया यहाँ पे? दीवान जो कि रॉयल सर्वेंट था, ऑफिशियल टास्क विद असिस्टिंग द महाराजा एंड इंश्योरिंग हिज विशेस, कि उसकी इच्छाएं पूरी होती रहे महाराजा की, उसी ने यहाँ पे टाइगर हंट को अरेंज किया। एक्सप्लेन द फ्रेज इन हम्बल सप्लिकेशन, इसका मतलब क्या है? मतलब द टाइगर अपीयर टू प्लीड और सबमिट हम्बली, मतलब ऐसा लग रहा था कि टाइगर खुद कह रहा है कि आओ महाराजा मुझे मार दो। ठीक है, और यहाँ पे महाराजा जो है वो कमांड कर जो भी करेंगे और वो चीज को मानेगा डिस्पाइट इट्स अर्लियर रेजिस्टेंस। चार्ली, अब देखो जरा, हमने जो अभी पहले चैप्टर देखा था चार्ली वाला, तो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चार्ली सर्च फॉर द थर्ड लेवल, चार्ली जो है वो थर्ड लेवल की सर्च में था एंड desperate attempt to find the third level reflects its frustration and with the modern world, ये दिखाता है कि वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था इस बात को लेकर, मॉडर्न वर्ल्ड को लेकर। तो चार्ली की जो सर्च थी थर्ड लेवल को लेकर वो शो करती है वो मॉडर्न डे से बहुत परेशान था, स्ट्रेस में था, इसकी वजह से वो इस लाइफ से बाहर निकलना चाहता था। ठीक है, तो उसकी लॉन्ग आंसर्स जो है वो मैं अभी आपको करा रही हूँ। डू यू थिंक द प्रोडिक्शन मेड बाय द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, अब यहाँ पे आगे जो है टाइगर किंग का क्वेश्चन दिया गया है कि आपको क्या लगता है जो टाइगर किंग के लिए एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रोडिक्शन करी थी वो क्या सच हुई? नो, प्रोडिक्शन मेड बाय द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वाज नॉट डिसअप्रूव्ड, उसको डिसअप्रूव तो नहीं किया गया, इसका मतलब सच हुई। एस्ट्रोलॉजर ने प्रोडिक्ट किया था कि टाइगर किंग की डेथ टाइगर से होगी और लास्ट में होता भी वैसे ही है, टाइगर की सिल्वर यानी टाइगर की जो फास्ट थी वो उसके राजा के चुप जाती है और प्रेडिक्शन एक अनएक्सपेक्टेड वे में, जैसा सोचा नहीं था किसी ने, उस तरीके से वो जो प्रेडिक्शन है वो सच हो जाती है। सीबीएसई 2023 में देखो क्वेश्चन पूछा गया है, डिड द टाइगर किंग मैनेज टू किल द 100 टाइगर, बाय और बाय नॉट? टाइगर किंग मैनेज नहीं कर पाया था क्योंकि जो बुलेट थी वो मिस कर गई थी। ठीक है, और बाद में उसके हंटर्स आकर उसको मार जाते हैं और टाइगर की डेथ, यहाँ पे जो टाइगर था उसकी डेथ जो है वो अल्टीमेटली होती तो है बट महाराजा के हाथों नहीं। ठीक है, व्हाट डिड द महाराजा डू टू रियलाइज हिज एम्बिशन ऑफ किलिंग 100th टाइगर? तो महाराजा क्या चीज इस चीज से रियलाइज करते हैं कि भाई वो 100 टाइगर्स को मारना चाहते हैं? टू रियलाइज हिज एम्बिशन ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, महाराजा ने टाइगर हंटिंग ही बैन कर दी, बोला कि मैं ही टाइगर हंटिंग करूंगा, मेरे सिवा कोई नहीं करेगा। टायरलेसली हंट करते रहे, 70 टाइगर्स हंट कर लिए, 30 बचे थे तो ही मैरिड अ प्रिंसेस, एक जगह पे ऐसी शादी करी जहां पे वो अपने इन-लॉज के यहाँ जाए तो वो टाइगर्स को मारना शुरू कर दे। ऐसे करते करते उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए और सब जगह से अब टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके थे, गायब हो चुके थे। तो टाइगर किंग की जो स्टोरी है ये हमें क्या मैसेज प्रोवाइड करती है? ये बताती है कि कैसे एक्सेसिव प्राइड और ऑब्सेशन अगर हमारे अंदर आ जाए तो उस इंसान का डाउनफॉल, उस इंसान का जो बोलते हैं ना कि उस इंसान का गिरना निश्चित है। द महाराजा's डिजायर टू किल 100 टाइगर्स, महाराजा की इच्छा थी कि वो 100 से ज्यादा टाइगर्स मारे। ठीक है,
और वो मतलब इस चीज को इग्नोर ही नहीं कर सकता था। एंड इन द एंड होता क्या है, एक छोटी सी चोट की वजह से महाराजा की डेथ हो जाती है। विच प्रॉब्लम डिड द महाराजा फेस आफ्टर किलिंग 70 टाइगर्स? क्या प्रॉब्लम थी, वो 100 टाइगर्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा था? क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन उसके स्टेट में एक्सटिंक्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी, तो उसको 30 और टाइगर्स चाहिए थे। इसीलिए डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स प्रेजेंट हो। द टाइगर एनहांसेस हाउ द नैरेटिव टेक्निक, जो नैरेटिव टेक्निक यूज करी गई है द टाइगर किंग में, वो कैसे एनहांस करती है स्टोरी के इम्पैक्ट को। तो सटायरिकल टोन यूज करी गई है, दिखाया गया है, सेंट्रल नैरेटिव रखा गया है, और कल्कि ने यहाँ पे बहुत ह्यूमर का, आयरनी का यूज किया गया है। महाराजा की जो ब्लाइंड ऑब्सेशन थी, मतलब वो आंख पे पट्टी बांधकर बस एक ही चीज चाहते थे कि मुझे 100 टाइगर्स मारने हैं, एंड वो प्रोफेसी जो है वो फुलफिल करनी है कि मैं 100 टाइगर्स को मार दूंगा। और ये एस्ट्रोलॉजिस्ट की ड्रामेटिक प्रेडिक्शंस दिखाई गई हैं, और दिखाया गया है कि एक ह्यूमन जो होता है वो कितनी एब्सर्डिटी में चला जाता है ह्यूमन एरोगेंस की वजह से। मिसप्लेस प्रायोरिटीज वो देने लग जाता है, और जहां पे उसको ध्यान देना चाहिए, अपनी प्रजा की तरफ ध्यान देना चाहिए था, वहां वो फोकस करता नहीं है। द डिटैच्ड थर्ड पर्सन omniscient narrator adds to this effect, providing sardonic commentary on the Maharaja's action, which invites readers to critically evaluate his decisions rather than empathize with them. The use of foreshadowing and the dramatic irony keeps the reader engaged. The prophecy of the 100 tiger causing the Maharaja's death looms over the narrative, creating anticipation and humor as the Maharaja ironically believes he can outwit fate. मतलब महाराजा को ऐसा लगता था कि कुछ भी हो जाए वो अपनी बात को सच साबित करके रहेंगे। द अल्टीमेट ट्विस्ट, लास्ट में ट्विस्ट क्या आता है, जब एक वुडन टाइगर जो है उसकी वजह से राजा की डेथ हो जाती है। एडिशनली कल्कि यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिटिक करते हैं पावर का, कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है लोगों के द्वारा। इन सारी चीजों को भी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन कैरेक्टर गिव हिम पावर। अगर आप किसी इंसान का कैरेक्टर चेक करना चाहते हो कि वो कैसा है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, एरोगेंट है, किस प्रकार का है, तो उसके हाथ में पावर दे दो। तो इससे क्या मतलब है, तो टाइगर किंग जो चैप्टर है कल्कि के द्वारा जो लिखा गया, इससे यही पता चलता है कि अगर जब इंसान को एब्सोल्यूट पावर दे दी जाए तो कितनी बार वो करप्ट बन जाता है, और वो जो उसका ट्रू नेचर है वो कहीं ना कहीं एकदम अलग हो जाता है। महाराजा बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गया था किस चीज से, टाइगर हंटिंग से, और उसकी ब्रेवरी, एरोगेंस जो उसके अंदर प्रेजेंट था, शेल्फिशनेस जो उसके अंदर आ गई थी, इसकी वजह से वो दूसरों के बारे में, इवन अपने सब्जेक्ट्स यानी अपनी प्रजा और मिनिस्टर्स के बारे में भी सोचना छोड़ चुका था। His need to assert dominance over nature and people shows his ego एंड क्रियोलिटी। लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये डोमिनेंस अपना दिखा रहा है, और इसके अंदर कितना ईगो है, बिल्कुल क्रियोलिटी है, टाइगर्स को मारे जा रहा है। द स्टोरी, ये जो स्टोरी है हाईलाइट करती है अनचेक्ड अथॉरिटी को, कि अगर अनचेक्ड अथॉरिटी हो तो किस तरीके से आइसोलेशन हो सकता है, और मोरल ब्लाइंडनेस है वो देखने को मिल सकती है। इवन इंसान अपने आप का भी डिस्ट्रक्शन कर लेता है। थ्रू द ह्यूमरस येट आयरॉनिकल जो पोर्ट्रेयल दिखाया गया है महाराजा का, कल्कि क्रिटिसाइज करते हैं रूलर्स को, उन लोगों को जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। नैरेटिव डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पावर जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं बल्कि आपके मोरल कैरेक्टर को टेस्ट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइगर किंग जो कि एक सटायर है, ये कंसीट है वो लोगों के ऊपर जो जिन लोगों के पास पावर होती है और उसका वो सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आयरनी क्या है इसमें, कैसे ड्रामेटिक आयरनी देखने को मिलती है, ये भी देख लेते हैं। तो ऑथर इस ड्रामेटिक आयरनी को यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए महाराजा की एरोगेंस को, एब्सर्डिटी को, उनके एक्शंस की, कि किस तरीके से बिना सोचे समझे वो यहाँ पे फैसले लेते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिन्ड होते हैं 100 टाइगर्स को किल करने के लिए। हाउएवर ऑडियंस को पता है कि महाराजा की जो ऑब्सेशन है टाइगर्स को किल करने से, उसकी वजह से महाराजा का एक ना एक दिन डाउनफॉल होगा ही, और महाराजा बट इस बात से बिल्कुल अनअवेयर थे। दूसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जब महाराजा इग्नोर कर देते हैं एस्ट्रोलॉजर की वार्निंग को, और बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए भाई, मैं तो तुम्हारी जो कही हुई बात है उसको गलत साबित कर दूंगा। इन द एंड वो रियल टाइगर से नहीं मरते हैं, एक वुडन टाइगर की वजह से उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द महाराजा's मिशन, महाराजा का क्या एम था, क्या मिशन था, हाउ डिड ही रिजॉल्व टू ओवरकम, कैसे महाराजा उससे बाहर निकल पाते हैं इस ऑब्स्टेकल से, और कैसे फुलफिल कर पाते हैं अपने मिशन को। तो महाराजा का मिशन था कि 100 टाइगर्स को किल किया जाए। ही बिलीव दैट किलिंग दीज टाइगर्स वुड प्रूव हिज पावर एंड फुलफिल अ प्रोफेसी मेड अबाउट हिम। मतलब वो सोचते हैं कि भाई अगर जो मेरे बारे में बोला गया है ना कि मैं वॉरियर ऑफ वॉरियर्स हूँ, तो मैं इस चीज को साबित भी करके रहूंगा। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, रुकावटें आई उनकी लाइफ में और इन सारी चीजों में। सबसे पहले तो टाइगर की पॉपुलेशन उनके यहाँ पे खत्म होने लग गई थी, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम हो गई टाइगर्स को फाइंड आउट करना 70 टाइगर्स के बाद।
तो इस बात से ओवरकम करने के लिए महाराजा ने फिर बोला कि मेरे अलावा कोई और यहाँ पे टाइगर हंटिंग नहीं करेगा। बाद में उन्होंने एक ऐसी औरत से शादी करी जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स हों, ठीक है, ताकि उन तक बहुत सारे टाइगर्स पहुंच सके। ही ऑल्सो इग्नोर्ड जो डेंजरस वार्निंग उनको 100th टाइगर के लिए मिली गई थी, उसको भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। महाराजा की ऑब्सेशन इतनी ज्यादा बढ़ती हुई चली गई कि शोइंग हिज डोमिनेशन टू कंप्लीट हिज मिशन नो मैटर द कॉस्ट, उनको फर्क ही नहीं था कि क्या उनको कीमत चुकानी पड़ेगी, उनको अपनी इस कही हुई बात को पूरा करना था। उनकी जो ऑब्सेशन थी इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, आयरॉनिकली नॉट फ्रॉम अ रियल टाइगर, बट डेथ किससे होती है, एक वुडन टाइगर की वजह से उनकी डेथ होती है। आई होप बच्चों आपको अच्छे तरीके से जो दोनों ही चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब जब हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे तो हम आगे के जो 2 चैप्टर्स है हमारे उनको कंप्लीट कर रहे होंगे, और इसी तरीके से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।